तो नेक्स्ट टॉपिक मैं कंडक्टर स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो, टॉपिक का नाम है कंडक्टर्स इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं होता तो ऑलरेडी हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ चुके हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में कंडक्टर्स में इलेक्ट्रॉन्स मोशन में आ जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक मीन्स चार्जेज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में जो चार्जेज होंगे वो रेस्ट में होंगे, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में हम लोग कंडक्टर्स का कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड inside a conductor is zero in electrostatic. Electric field inside a conductor is zero in electrostatics, ठीक है। अब इसको एक्सप्लेन किया जाए। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है किसी भी शेप का, और इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम ऐसे बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में हम तुम्हें बताएंगे कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा रहेगा ही नहीं, ठीक है। अभी मैं बस ऐसे ही बता रहा हूं, ठीक है, एक्सप्लेन करने के लिए। तो मान लो कि एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है E नॉट, और E नॉट के इनसाइड में एक कंडक्टर है, ठीक है। तो कंडक्टर बोलने का मतलब ये हुआ कि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, और अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स रहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आना शुरू करेगा, तो इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट साइड में आना शुरू करेगा, ठीक है। तो राइट साइड में बोल सकते हो पॉजिटिव चार्ज बच जाएगा। तो इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होना शुरू करेगा इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम दे दिए E। इनिशियली E का मैग्नीट्यूड 0 होगा, लेकिन धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे नहीं होता है, बहुत फास्ट होता है, ठीक है। बोल सकते हो विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो कुछ देर के बाद में इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ड्यू टू दीज चार्जेज, ठीक है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगा, जो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन बोलने का मतलब ये हुआ कि जब अल्टीमेटली चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो जाएगा, जब चार्जेस रेस्ट में आ जाएंगे, उस समय दिस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बैलेंस E नॉट, ठीक है। तो इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन E इक्वल टू E नॉट एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो इससे हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज 0 इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम लोग पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें पता होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस V2 माइनस V1 इज गिवन बाई माइनस E डॉट dr, ठीक है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए तो E डॉट dr का इंटीग्रल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। तो दिस इज 0 मीन्स V2 माइनस V1 इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? V2 इक्वल टू V1। मतलब कंडक्टर के इनसाइड में किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल एवरीवेयर सेम होगा। कंडक्टर के इनसाइड में अगर 2 पॉइंट कंसीडर करें 1 और 2, तो 1 और 2 दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कुछ इस तरह से हुआ कि potential at every point inside and on the surface of a conductor is equal या constant in electrostatic, ठीक है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हुआ कि पोटेंशियल at each point inside and on the surface
ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब आगे से मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलूंगा क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ईच पॉइंट इनसाइड एंड ऑन द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज कांस्टेंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो मान लीजिए इस तरह का एक कंडक्टर है, ठीक है, यहां पे कोई पॉइंट है, इसका पोटेंशियल V है, तो यहां पे भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, सरफेस पे भी पोटेंशियल क्या होगा, V होगा, तो एवरीवेयर पोटेंशियल सेम होगा। तो हम ऐसा ही बोल सकते हैं कि कंडक्टर इज इक्यू पोटेंशियल। इक्यू पोटेंशियल बोलने का मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल इज एवरीवेयर इक्वल, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट तुम लोग इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस पढ़े होगे। इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस में हम लोग ये पढ़े थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर परपेंडिकुलर टू इक्यू पोटेंशियल सरफेसेस। तो अगर कंडक्टर इक्यू पोटेंशियल है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा दे मस्ट बी परपेंडिकुलर टू कंडक्टर, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से बहुत दूर नहीं, कंडक्टर के जस्ट सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, आगे जाके मुड़ सकता है, ठीक है। तो थर्ड प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EF मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर आर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो मान लो कि इस तरह से एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा इसके सरफेस पे परपेंडिकुलर होगा, मतलब यहाँ पे परपेंडिकुलर, यहाँ पे इस तरह से 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 परपेंडिकुलर एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन ये सरफेस के नियर बाय में ही परपेंडिकुलर होगा, आगे मुड़ सकता है, आगे मुड़ सकते हैं, ठीक है। सरफेस के जस्ट नियर बाय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। एक और एग्जांपल देते हैं। मान लो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इसको एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए, ठीक है, एक यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दिए। तो अगर यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाल दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में थोड़ा सा चेंज होगा। क्या चेंज होगा वो समझो। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर होगा एवरीवेयर, मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो थोड़ा बेंड करेगा, इस तरह से बेंड करेगा कि सरफेस पे परपेंडिकुलर हो। सिमिलरली यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थोड़ा बेंड होगा और कुछ इस तरह से बेंड होगा कि सरफेस के नियर बाई परपेंडिकुलर हो, ठीक है। फिर ये वाला फील्ड लाइन भी इस तरह से बेंड करेगा, कुछ इस तरह से बेंड करेगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, एंड सो ऑन। ऊपर में भी स्ट्रेट यहाँ पे नहीं होगा, थोड़ा सा इस तरह से बेंड हो जाएगा, ठीक है। इधर भी क्या होगा, थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। और इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड में आता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मस्ट बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर। एक और चीज ऑब्जर्व करो, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कंडक्टर के इनसाइड से पास नहीं कर रहा है, क्यों नहीं पास कर रहा है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कंडक्टर के इनसाइड से पास नहीं करेगा, ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी यही बोल सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। ठीक है, और इसका एक बड़ा अच्छा यूज होता है। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास कोई डिवाइस है, ठीक है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कोई डिवाइस है और वो डिवाइस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में करेक्ट रीडिंग नहीं देता है, ठीक है। तो ऐसा करो कि उस डिवाइस को एक मेटालिक बॉक्स के अंदर डाल दो। किसके अंदर डाल दो? एक मेटालिक बॉक्स के अंदर, ठीक है।
तो इस मेटालिक बॉक्स के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस डाल दें जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड से खराब हो जाता है या इलेक्ट्रिक फील्ड में करेक्ट रीडिंग नहीं देता है, तो देखो क्या होगा। अगर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो, ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड मेटल के अंदर से पास ही नहीं करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। और इस चीज को कभी कभी हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का मतलब यही हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर या फिर मेटल। ऐसा मान लो कि जैसे अभी रेनी सीजन चल रहा है, अभी कौन सा सीजन है? रेनी सीजन, और स्ट्राइकिंग वगैरह होता है, मतलब बादल चमकता है। बादल चमकता है तो बादल मतलब बिजली तुम्हारे ऊपर गिर सकती है। सपोज तुम्हारे पास कार है और कार के अंदर तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तो कार का बॉडी इज मेटालिक। कार का जो बॉडी होता है वो कंडक्टर का बना हुआ होता है, ठीक है। तो अगर कार के अंदर तुम बैठे हुए हो और लाइटनिंग स्ट्राइक करे, मतलब बिजली गिर जाए, तो जो लाइटनिंग है वो कार के बॉडी से पास नहीं करेगा। क्यों नहीं पास करेगा? बिकॉज कार इज ए कंडक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कैन नॉट पास थ्रू ए कंडक्टर, ठीक है। तो तुम कार के अंदर सेफ रहोगे। हाँ, लेकिन तेरा बॉडी किसी मेटालिक पार्ट के टच में नहीं होना चाहिए। जैसे कार का जो रूप है उसके टच में तेरा बॉडी गया तो तुम गए, ठीक है। तो अगर कार के अंदर बैठे हुए और तेरा बॉडी कोई मेटल पार्ट को टच नहीं कर रहा है तो यू आर सेफ या रिलेटिवली सेफ, ठीक है। ठीक है, ये फोर्थ प्रॉपर्टी था। अब नेक्स्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी। मान लो कि कोई कंडक्टर है, सपोज कुछ इस तरह का एक कंडक्टर है, ठीक है, और इसके इनसाइड में किसी तरह से एक चार्ज Q इंजेक्ट कर दिए। मतलब कंडक्टर के अंदर तुम क्या किए? एक चार्ज डाल दिए, ठीक है। तो दिस चार्ज कैन नॉट रिसाइड इनसाइड द कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के अंदर नहीं रह पाएगा। चार्ज कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्यों? देखते हैं। हम ऐसा किए कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए, जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये रेड कलर से हम क्या ड्रॉ किए? एक गॉसियन सरफेस, ठीक है। और ये गॉसियन सरफेस कहां पे है? जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, ठीक है। और तुम्हें पता है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? जीरो होता है। तो लेट अस यूज गॉस लॉ फॉर दिस गॉसियन सरफेस, ठीक है। तो गॉस लॉ का अगर यूज किया जाए तो गॉस लॉ से तुम बोल सकते हो कि इंटीग्रल E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन E क्या है? ये तो जीरो है। तो E डॉट डी एस क्या होगा? जीरो। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा? जीरो। तो जीरो इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनसाइड इक्वल टू क्या मिला? जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो है। और ये गॉसियन सरफेस हम कहां ड्रॉ किए हैं? जस्ट इनसाइड द सरफेस ऑफ कंडक्टर, मतलब लिटरली सरफेस पे बनाया हुआ है। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं होगा। जो भी चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो जो भी चार्ज होगा वो कहां चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। ठीक है। और बाहर में ये Q के बराबर ही चार्ज होना चाहिए, ठीक है। तो दिस इज फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी ये हुआ कि नो चार्ज कैन रिसाइड इनसाइड द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। कि कंडक्टर के अंदर कोई भी चार्ज डाल दें तो चार्ज कहां चलाएगा? बाहर चलाएगा, वो अंदर में रहेगा ही नहीं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी।
मान लो कि एक कंडक्टर है जिसके अंदर कैविटी है, कैविटी, ठीक है। तो जो नेक्स्ट हम ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं, एक कंडक्टर ले रहे हैं विथ ए कैविटी कंप्लीटली इनसाइड इट। कैविटी दांत वाला कैविटी जैसा नहीं है, दांत में कैविटी बाहर से होता है। यहां जो कैविटी है वो तुम बोल सकते हो नारियल का कैविटी जैसा है। नारियल में क्या होता है, बाहर से पूरा सरफेस होता है और जो भी कैविटी होता है वो अंदर में होता है, ठीक है। तो सरफेस के कंप्लीटली इनसाइड में एक कैविटी है और मान लो कि इस कैविटी में एक चार्ज Q दे दिए, इस कैविटी के अंदर में मान लो प्लस Q चार्ज दे दिए, ठीक है। तो ऐसा होगा कि ये जो चार्ज है, अगर यहां पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो ये चार्ज अल्टीमेटली एकदम बाहर में आएगा, ठीक है, और कैविटी के इनसाइड सरफेस पे अपने आप एक माइनस Q चार्ज भी इंड्यूस होगा, अंदर में अपने आप माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा और बाहर में क्या हो जाएगा, प्लस Q चार्ज आ जाएगा। हम दो तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला तरीका ये है कि अगर यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, ठीक है, तो कंडक्टर के अंदर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो ये क्या करेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए कैविटी के इनसाइड सरफेस पे अपने आप माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा, ठीक है, और बाहर में एक प्लस Q चार्ज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इधर अगर माइनस Q आ गया तो इधर अपने आप क्या हो जाएगा, प्लस Q हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या क्यों माइनस Q ही आ रहा है और क्यों इधर प्लस Q ही हो रहा है। तो वंस अगेन हम लोग कुछ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। पहला गॉसियन सरफेस हम लोग कंडक्टर के आउटर सरफेस के जस्ट इनसाइड में ड्रॉ किए, ठीक है, और दूसरा गॉसियन सरफेस इस कैविटी के जस्ट आउटसाइड सरफेस पे ड्रॉ किए, ठीक है। तो दी आर टू गॉसियन सरफेसेस। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो, ठीक है। तो अगर दोनों गॉसियन सरफेस के लिए हम गॉस लॉ यूज करें तो लिख सकते हैं इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ई का वैल्यू तो जीरो है, दोनों गॉसियन सरफेस के लिए ई का वैल्यू क्या है, जीरो है, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू इनसाइड क्या होगा, जीरो। मतलब दोनों गॉसियन सरफेस के अंदर नेट चार्ज जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम बोल रहे हैं नेट चार्ज जीरो है, तो अगर इधर प्लस Q है तो अपने आप अंदर में माइनस Q चार्ज इंड्यूस होना चाहिए ताकि प्लस Q और माइनस Q मिलकर क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है। एज वेल एज इसके अंदर अगर नेट चार्ज जीरो होना है, ठीक है, और चार्ज कंजर्व भी होता है, पहले से प्लस Q चार्ज हम इंजेक्ट करके रखे हैं, तो ओवरऑल चार्ज कंजर्व होना चाहिए, तो इसलिए बाहर में प्लस Q चार्ज आना चाहिए, ठीक है। जब भी इस तरह का सिचुएशन मिले जहां पे कंडक्टर के अंदर कैविटी हो, ठीक है, एक कंडक्टर हो उसके अंदर कैविटी हो और कंडक्टर के अंदर अगर Q चार्ज लगा दो, मतलब कंडक्टर के अंदर किसी तरह से Q चार्ज इंजेक्ट कर दो, तो अपने आप इनसाइड सरफेस पे अगर प्लस Q है तो माइनस Q चार्ज इंड्यूस होगा। अगर माइनस Q चार्ज डाल देते हैं तो प्लस Q चार्ज इंड्यूस होता है, ठीक है, और आउटर सरफेस पे अपने आप प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, ठीक है। ये होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक में। चलो एक छोटा सा प्रॉब्लम करते हैं। मान लो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके अंदर स्फेरिकल कैविटी है, ठीक है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके अंदर एक स्फेरिकल कैविटी है और इसके सेंटर पे एक निगेटिव चार्ज माइनस Q है, ठीक है। तो अगर यहां पे माइनस Q है तो अपने आप इनसाइड सरफेस ऑफ कैविटी पे प्लस Q चार्ज इंड्यूस हो जाएगा,
ठीक है, और आउटसाइड सरफेस पे -q चार्ज इंड्यूस होगा। ठीक है, तो इनसाइड सरफेस पे +q और आउटसाइड सरफेस पे -q। और अगर तुमसे बोल दे कि ड्रॉ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करो, ठीक है, तो कंडक्टर के आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली इनवर्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किस साइड में होगा? तो रेडियली इनवर्ड होगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, और यहां पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं होगा। यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। ठीक है, और अंदर में कैविटी में भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, मतलब अंदर में भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, कैविटी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस साइड में होगा? तो रेडियली इनवर्ड, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज के तरफ। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होना चाहिए, और इस तरह का क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है। ठीक है, ठीक है, ये 6th प्रॉपर्टी था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, प्रॉपर्टी 7। प्रॉपर्टी 7 में हम एक स्फेरिकल कंडक्टर ले रहे हैं। स्फेरिकल कंडक्टर, सॉलिड हॉलो कुछ भी। ठीक है, मान लो कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है और इस पे चार्ज Q डाल दिए, तो ये चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये चार्ज Q इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। मान लो कि इसका रेडियस कैपिटल R है। ठीक है, तो पोटेंशियल इनसाइड दिस स्फीयर इज एवरीवेयर कांस्टेंट एंड विच इज गिवन बाय kq अपॉन कैपिटल R, वेयर कैपिटल R इज रेडियस, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू पोटेंशियल एट सरफेस। ठीक है, कि इस कंडक्टर के सरफेस पे और इनसाइड में एवरीवेयर पोटेंशियल इक्वल होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू kq अपॉन कैपिटल R। ठीक है, एंड पोटेंशियल आउटसाइड में मान लो किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है, आउटसाइड में किसी पॉइंट पे पोटेंशियल बताना है जो कि सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो पोटेंशियल इज गिवन बाय kq अपॉन स्मॉल r। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पोटेंशियल वर्सेस स्मॉल r का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, कि अप टू डिस्टेंस कैपिटल R, मतलब अप टू सरफेस पोटेंशियल कांस्टेंट है, और वो किसके बराबर है? kq अपॉन कैपिटल R के बराबर। लेकिन आउटसाइड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r है। ठीक है, ये ग्राफ तब बनाया है जब पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ऐसा। ठीक है, क्योंकि अगर चार्ज नेगेटिव हो जाएगा तो पोटेंशियल भी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज के लिए ग्राफ ऐसा होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए ग्राफ ऐसा होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड में 0 होगा और आउटसाइड में होगा kq का मॉड अपॉन R स्क्वायर। ये सब पहले से पता है, लेकिन इसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल में, इसलिए हम बताएं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे। मान लो 2 कंडक्टर है और 2 कंडक्टर को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिए, तो हमें पता है कि कंडक्टर इक्विपोटेंशियल होता है। तो अगर 2 कंडक्टर को कंडक्टिंग वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें या डायरेक्ट कनेक्ट कर दें, तब उस केस में दोनों कंडक्टर का पोटेंशियल इक्वल होगा। ठीक है, तो इफ कंडक्टर्स आर टच्ड और connected by a conducting wire, then their potentials become equal। ठीक है, कि अगर कंडक्टर्स को हम लोग टच करा दें या फिर वायर के थ्रू कनेक्ट कर दें तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, जैसे मान लो एक कंडक्टर है और एक दूसरा कंडक्टर है और इसका पोटेंशियल V है तो इसका भी पोटेंशियल V होगा और वायर का भी पोटेंशियल एवरीवेयर V होगा। ठीक है, इसका बड़ा अच्छा एप्लीकेशन होता है। जैसे मान लो एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, और इस पे चार्ज है Q, कुछ ऐसा मान लो इसका चार्ज है Q1 और रेडियस है R1 और इस पे एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए। ठीक है,
और इसको एक दूसरे स्फीयर के साथ कनेक्ट कर दिए, मतलब स्फेरिकल कंडक्टर के साथ कनेक्ट किए। इसका रेडियस है R2 और चार्ज है Q2, ठीक है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में दोनों का चार्ज और रेडियस दिखाए हैं, ठीक है। तो अगर दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए तो दोनों का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। ऐसा मान लो कि दोनों स्फीयर्स आर इनफाइनाइटली सेपरेटेड, या फिर सेपरेशन लार्ज है। अगर सेपरेशन लार्ज होगा तो एक दूसरे के कारण चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई भी अफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। इसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मान सकते हैं और इसके भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म मान सकते हैं। कब? जब दोनों का सेपरेशन सफिशिएंटली लार्ज होगा, ठीक है। तो देखो, अगर दोनों को कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किए तो दोनों का पोटेंशियल इक्वल होगा, मतलब V1 इक्वल टू V2। तो इसका पोटेंशियल होगा KQ1/R1 और दूसरे वाले स्फीयर का पोटेंशियल होगा KQ2/R2। के कैंसिल हो गया, तो Q1/R1 इक्वल टू Q2/R2, ठीक है। इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी मानिए σ1 और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी σ2, ठीक है। तो Q1 को लिख सकते हो सरफेस चार्ज डेंसिटी इनटू एरिया। तो पहला का सरफेस चार्ज डेंसिटी है σ1 और उसका एरिया होगा 4πr1² दूसरा का चार्ज डेंसिटी है σ2, उसका सरफेस एरिया है 4πr2²/R2। 4π कैंसिल आउट, इधर एक R1 कैंसिल आउट, इधर एक R2 कैंसिल आउट, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि σ1 इंटू R1 इक्वल टू σ2 इंटू R2, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस या रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मतलब अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा और रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हुआ तो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा एंड वाइस वर्सा। जैसे मान लो इस तरह का एक कंडक्टर है, ठीक है, और इस पे कोई चार्ज Q डाल दिए तो Q इस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, लेकिन Q का डिस्ट्रीब्यूशन एवरीवेयर सेम नहीं होगा। देखो इस साइड का रेडियस ज्यादा है और इधर पॉइंटेड एज का रेडियस कम है। पॉइंटेड एज का रेडियस कम है और इस साइड का रेडियस क्या है, ज्यादा है। तो इधर रेडियस ज्यादा होगा, उधर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, ठीक है। और इधर पॉइंटेड एंड होगा, उस साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे चार्जेस क्लोज होगा और इस साइड में चार्जेस क्लोज नहीं होगा, यहाँ पे सेपरेशन ज्यादा होगा, ठीक है। बिकॉज सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। मान लो कि यहाँ पे लोकल चार्ज डेंसिटी है σ1, लोकल चार्ज डेंसिटी बोल रहे हैं, मतलब कि यहाँ पे अगर एक छोटा सा एरिया dA ले लें, उस पे चार्ज dQ ले लें, तो σ1 इज dQ/dA, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे मान लो कि लोकल चार्ज डेंसिटी है σ2, ठीक है। तो σ1 σ2 से छोटा होगा, σ1 इज स्मॉलर देन σ2, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है और यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, ठीक है। तो पॉइंटेड एज पे हमेशा चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। मान लो कि कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर को हम लोग अर्थिंग कर दिए। जैसे मान लो इस तरह का एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर को अर्थिंग कर दिए, अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग, ठीक है। ये सिंबल है अर्थिंग या फिर ग्राउंडिंग का। तो अगर अर्थिंग या ग्राउंडिंग कर दें तो इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, मतलब कि पूरे कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इफ ए कंडक्टर इज ग्राउंडेड देन इट्स पोटेंशियल इज टेकन एज जीरो।
ठीक है, तो दिस इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, कि if a conductor is grounded then its potential is taken as 0। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑलरेडी हम लोग गॉस लॉ में पढ़ चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो दिस इज प्रॉपर्टी 11। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द सरफेस ऑफ a conductor is given by E vector equal to, इसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन होगा सरफेस के परपेंडिकुलर। तो एन कैप एक यूनिट वेक्टर है विच इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी गॉस लॉ में प्रूव कर चुके हैं, लेकिन जल्दी से मैं फिर से बता दे रहा हूं। जैसे मान लो कि एक कंडक्टर है, इसमें कुछ चार्ज दे दिए, तो चार्ज तो अंदर नहीं रह सकता है, चार्ज कहाँ चला आएगा, चार्ज बाहर चला आएगा। ठीक है, अगर चार्ज बाहर चला है तब उस केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नियर द सरफेस ऑफ कंडक्टर आर परपेंडिकुलर, बाद में मुड़ सकता है। ठीक है, और मान लो कि यहाँ पे लोकल चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। ठीक है, और यहाँ पे ऐसा करो कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दो, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लो इस तरह से। ठीक है, एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किए। ऑब्वियसली यहाँ पे 3 एरिया वेक्टर कंसीडर करना पड़ेगा। इधर मान लो एरिया 1, इधर एरिया 2 और एक कर्व सरफेस के लिए डीए वेक्टर। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 1 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया 2 प्लस इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस। ठीक है, एरिया 1 इनसाइड में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के थ्रू 0 होगा। कर्व्ड में एवरीवेयर एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है तो कर्व्ड पे फ्लक्स 0 होगा। बस बचा φ2 ई इंटू डी ए। फाई क्या मिलेगा, ई इंटू डी ए। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज होना चाहिए वो होना चाहिए सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, तो अगर फाई पता है, क्यू इनसाइड पता है, तो वी कैन यूज गॉस लॉ। तो गॉस लॉ से हम लोग लिख सकते हैं कि फाई इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, फाई है ई डी ए, क्यू इनसाइड है सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। डी ए कैंसिल हो गया तो ई इक्वल टू क्या मिला, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस। इसके डायरेक्शन के लिए हम एन कैप लिए हैं। एन कैप क्या है, एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो कि सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ये टॉपिक बोर्ड में नहीं पढ़ना है, ये टॉपिक नीट के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, जेई मेन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है और जेई एडवांस के लिए एप्लीकेबल हो सकता है। जेई एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, जैसे मान लो कोई भी कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर है और इस पे आइदर पॉजिटिव चार्ज दे दो या फिर नेगेटिव चार्ज दे दो। ठीक है, मान लो कि पॉजिटिव चार्ज ही है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हम लोग जानते हैं कि 2 पॉजिटिव चार्जेस रिपेल करते हैं। ठीक है, तो इस कंडक्टर में जितना भी पॉजिटिव चार्जेस है एक दूसरे को रिपेल कर रहा होगा बाय सम फोर्स। ठीक है, इसमें अगर एक छोटा सा एरिया डीए ले लें, ठीक है, तो उस एरिया डीए पे कुछ चार्ज होगा और उस चार्ज को इधर साइड वाला जितना भी चार्जेस होगा उसको रिपेल कर रहा होगा बाहर की तरफ। ठीक है, बाय सम फोर्स। और फोर्स भी है और एरिया भी है, तो इसका मतलब क्या होगा, सम प्रेशर होगा। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर के लिए फॉर्मूला होता है P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट।
P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ सिग्मा है लोकल चार्ज डेंसिटी, मतलब अगर इस पॉइंट पे इंटरेस्टेड हो जाए तो इस पॉइंट पे जो चार्ज डेंसिटी होगा उसको कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, चलो इसको प्रूफ किया जाए। हम ऐसा किए कि यहाँ पे एक छोटा सा एरिया डीए कंसिडर किए। ठीक है, एक छोटा सा एरिया डीए लिए, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिए। ठीक है, और कंडक्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर लिए। ये जो डीए वाला पार्ट है उसको 1 मान लिए और रिमेनिंग को 2 मान लिए। ठीक है, कंडक्टर के इस सरफेस के जस्ट इनसाइड में एक पॉइंट कंसिडर किए और मान लो कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ऑब्वियसली ई इज इक्वल टू 0। ये क्या होगा? 0 होगा। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई 0 है और इस जगह पे 1 के कारण, मतलब इस सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर होना चाहिए। ठीक है, अगर इसके कारण इस साइड में गया, मतलब नीचे की तरफ गया, तो 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पक्का ऊपर की तरफ होगा, तभी जाके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, तो 2 के कारण पक्का इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर होना चाहिए। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं E2 इक्वल टू E1 और 1 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि 1 एक छोटा सा सरफेस है। ठीक है, अब एक छोटा सा सरफेस है, मतलब थिन शीट बोल सकते हो, तो थिन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब ऐसा किए कि जस्ट बाहर में कोई पॉइंट कंसीडर किए। ठीक है, तो जस्ट बाहर में 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है, वो एसेंशियली इधर ही होना चाहिए और 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी कारण इस चार्ज पे कुछ फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, तो जो फोर्स लग रहा होगा वो मानिए डीएफ है, तो डीएफ इक्वल टू लिख सकते हो क्यू इंटू ई, क्यू लिए डी क्यू इंटू ई, ई टू, डी क्यू को लिख सकते हो सिग्मा इंटू डी ए और ई टू है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, मीनिंग सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी ए। ठीक है, तो व्हाट इज डी एफ अपॉन डी ए? तो डी एफ अपॉन डी ए होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डी एफ अपॉन डी ए मतलब फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स अपॉन एरिया होता क्या है? प्रेशर। ठीक है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज गिवन बाय P इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इसका बड़ा अच्छा यूज है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे सिग्मा पता है, ठीक है, सिग्मा पता है, तो अगर सिग्मा पता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर पता है। उस छोटा सा एरिया का एरिया मान लो डी ए, तो उस पर तुम फोर्स बता सकते हो। फोर्स क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इंटू एरिया। ठीक है, चलो एक दो प्रॉब्लम करते हैं इस पे। प्रॉब्लम के पहले एक चीज समझो। मान लो कि एक स्फेरिकल सेल है, ठीक है, इस पे टोटल चार्ज Q है। हम लोग जानते हैं कि स्फेयर पे जो चार्ज डेंसिटी होता है वो यूनिफॉर्म होता है और मान लो कि इसका रेडियस R है। ठीक है, अब स्फेयर का एक पोर्शन कंसीडर करो। जैसे मान लो इतना बड़ा पोर्शन कंसीडर किया। ठीक है, लेफ्ट साइड का पोर्शन मान लो 1 और राइट साइड का पोर्शन मान लो 2। ठीक है, तो पोर्शन 1 पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पोर्शन 2 पे भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, मतलब पोर्शन 1 पे 2 के कारण रिपल्सिव फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा, मतलब कि 1 पे 2 के कारण फोर्स लेफ्ट लग रहा होगा और 2 पे 1 के कारण फोर्स राइट लग रहा होगा। ठीक है, और पक्का F12 इक्वल टू F21 होगा क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ। अब तुमसे ये क्वेश्चन पूछ दिया कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ F12 या फिर F21। ठीक है, तो देखो हम ऐसा करेंगे कि लेफ्ट वाले सरफेस पे फोकस करते हैं। अगर लेफ्ट वाले सरफेस पे फोकस करें, ठीक है, तो यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा वो एक सर्कल होगा। मान लो इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का रेडियस है स्मॉल r। ठीक है, स्मॉल r, तो प्रेशर के कारण जो फोर्स होगा वो हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, और ये क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि F12 इक्वल टू F21 इक्वल टू P इंटू पाई
स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर नहीं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कि व्हाट इज प्रेशर, तो प्रेशर होगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये राइट होगा कि व्हाट इज सिग्मा, ठीक है। तो सिग्मा के लिए तुम लोग यूज कर सकते हो चार्ज अपॉन एरिया। चार्ज मान लो कि क्यू है, टोटल चार्ज मान लो क्यू, ठीक है। एरिया क्या होगा, तो सरफेस एरिया मतलब 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो सिग्मा के जगह पे ये वाला पुट करो, ठीक है, अपने आप F12 F21 आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम ऐसा करते हैं कि इस क्वेश्चन में एक वेरिएशन करते हैं। ऐसा मान लो कि ये पूरा कंप्लीट स्फीयर नहीं है, ये 2 हेमीस्फीयर्स, 2 हेमीस्फीयर्स, ठीक है। दोनों का रेडियस r है, ठीक है, और दोनों को पकड़ करके प्रेस कर दिए और ओवरऑल चार्ज q है, ठीक है। तो बताना है कि कितना फोर्स से इसको प्रेस किए होंगे ताकि इक्विलिब्रियम में रहे। इक्विलिब्रियम में रहे मतलब कि एक्सटर्नल फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि आधे लेफ्ट वाले स्फीयर या फिर राइट वाले स्फीयर पे फोकस करेंगे। तो इस बार तो हेमीस्फीयर है, अगर हेमीस्फीयर है तो इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया आएगा वो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पे स्मॉल आर स्क्वायर के जगह पे क्या लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है, कैपिटल आर स्क्वायर। और सिग्मा के जगह पे लिख दो क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। तो सिग्मा स्क्वायर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन 16 पाई आर का पावर 4 2 एप्सिलॉन नॉट पहले से इंटू पाई आर स्क्वायर। पाई पाई कैंसिल आउट, इधर आर स्क्वायर चला गया, ठीक है। तो मिला क्यू स्क्वायर अपॉन 32 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पाई स्क्वायर होगा, ठीक है, पाई स्क्वायर होगा तो नीचे 32 पाई आएगा। तो क्यू स्क्वायर अपॉन 32 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और ये वाला क्वेश्चन आईआईटी में आ चुका है, मतलब कि अगर इसको प्रेस करना है तो कम से कम इतना फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर इतना फोर्स एग्जैक्टली लगा दे तो उस केस में क्या होगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्फेरिकल कंडक्टर और प्लेन कंडक्टर्स डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।